हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फकीर। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं बच्चों। क्लास 11th का है, जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या देख रहे हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बच्चे आगे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों? ऐसा फोर्स जो दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। कैसा होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो मास, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनमें थोड़ा सा मास हो, उनके बीच में लगता है बच्चों क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब देखो आप, स्पेस है, जैसे हमारा यूनिवर्स है, स्पेस है, इसमें सन के अराउंड सारे प्लेनेट मोशन कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। करेक्ट? सन के अराउंड। ठीक है। मार्स, वीनस, सैटर्न, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, सारे के सारे सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं बच्चों? मोशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है सन? अपनी तरफ उनको क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वो सन की तरफ क्यों खिंच के नहीं आ रहे हैं? बिकॉज कोई दूसरे प्लेनेट भी उन पे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं बीच बीच में हिंदी में बोलूंगा जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट देख सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो दो मास पिंडों के बीच में लगता है, दो मास पिंडों के बीच में लगता है। तो ये स्पेस में जो भी दो मास पिंड होंगे, ठीक है, उनके बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सपोज स्पेस में दो पिंड हैं, एक m1 है और एक m2 है। m1 और ये m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने माना, डिस्टेंस लेते हैं बच्चों सेंटर से सेंटर तक। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। सपोज ये दो मास ऑब्जेक्ट है, ये देखो सेंटर से सेंटर तक का ये मैंने डिस्टेंस किया है। ठीक है। इस डिस्टेंस को, सपोज ये डिस्टेंस r है, और इस मास का, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है, और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m2 है। ठीक है बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे का मास m2 और डिस्टेंस r है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा मास के प्रोडक्ट के। m1 m2 का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, इसके फोर्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब सपोज मैं हूं और आप मेरे पास में खड़े हैं, तो हम दोनों का मास इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन अगर मास ज्यादा है, सपोज अर्थ का मास ज्यादा है, तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों, के नहीं हो जाते? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। तो अगर दो मास ऑब्जेक्ट हैं और मास अगर उनका ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और हमको पता चलेगा। अगर मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है बच्चों। समझ में आ रहा है? उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब आर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, ये दो मास के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे ही आप लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस कांस्टेंट को बोला जाएगा बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे ही जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, उस कांस्टेंट को क्या बोला जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल जी आ जाता है। इस कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग इसी तरह से नोट करते चलिए। ठीक है, केवल वीडियो देखे मत बच्चों, स्क्रीनशॉट मत ले, उसको पूरा आप नोट करते रहें, क्योंकि ऐसे में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाता रहूंगा। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल, आप अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई नीट की कर रहे हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने क्लास 11th के लिए देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप लोग नोट करते जाओगे बच्चों। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, ये जो एफ है ये कहाँ पे लगता है? कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में। तो क्या मेरे और आपके बीच में भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज हम लोग काफी दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे हैं, और हम लोगों का मास बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और कोई भी मास ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? बिल्कुल लगता है। ठीक है, फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है तो क्या होता है? अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है कि नहीं खींचता है? तो वहां पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक अर्थ और एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। अब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में हम भी हो सकते हैं, एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, जो भी फ्री फॉल हो रहा है तो अर्थ क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींचती है। अब अर्थ ही उसको अपनी तरफ क्यों खींचती है? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। वो उसको क्यों नहीं खींचता है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट? बिकॉज फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का मास कम है। तो देखो बच्चों, ये अर्थ है, ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, तो ये अर्थ की तरफ ऐसे गिरता है क्योंकि ये अर्थ का मास क्या है बच्चों? ज्यादा है, और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का मास बच्चों क्या है? कम। तो याद रखना, आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इन डॉट 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 नेचर। तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता मैग्नेटिक फोर्स जैसा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, आकर्षण बल होता है बच्चों, ये प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। समझ पा रहे हो? तभी तो अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है। तो ये जरूरी नहीं है अर्थ तो हमारे बीच में ही लगता है उसको ही हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, वो स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं। अगर अर्थ के पास कोई सपोज दूसरा मास आता है, कोई भी एस्टेरॉइड्स आता है, कोई भी उल्का पिंड आता है जो बड़ा है, जो काफी बड़ा है, तो वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और अगर उसका मास अर्थ के मास से ज्यादा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, वो अर्थ को अपनी तरफ खींच पाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसे सपोज एप्पल है, एप्पल अर्थ के ऊपर गिर जाता है, लेकिन मान के चलो एप्पल कितना सा होता है? इतना सा होता है बच्चों, 50 ग्राम 100 ग्राम का होता है। अगर मान के चलो एप्पल का मास अर्थ के मास से ज्यादा हो, सपोज, इमेजिनेशन करो बच्चों, अगर एप्पल का मास अर्थ के मास से ज्यादा हो तो क्या होगा बच्चों? एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींच लेगा, ना कि अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच पाएगी। तो समझ पा रहे हो ना ग्रेविटेशनल फोर्स का फंडामेंटल बच्चों? तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका मास ज्यादा होता है वो दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि जो जी होता है, स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू 9.8 जो आती है ना बच्चों, जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 क्यों आई है, कैसे आई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे स्मॉल जी क्या होता है बच्चों? कैपिटल जी क्या होता है?
कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे ब्रह्मांड में है। मतलब ये ब्रह्मांड में आपको कभी भी दो फोर्स को कैलकुलेट करना हो, दो मास ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को पूरे ब्रह्मांड में कैलकुलेट करना हो, तो आपको कैपिटल जी की जरूरत पड़ती है बच्चों। और स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी इज ए लोकल। लोकल ये अपने बस अर्थ पे यूज होता है। अगर आप एक बार मून पे चले गए तो स्मॉल जी यूज होगा क्या? नहीं होगा। तो स्मॉल जी लोकल है बच्चों, ये अर्थ पे यूज होता है। अर्थ हमको जो खींचती है ना, उस एक्सीलरेशन को बोला जाता है स्मॉल जी, और उसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्मॉल जी क्या कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है एक्सीलरेशन। जी का स्मॉल जी का क्या मतलब होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये केवल वैलिड फॉर अर्थ, अर्थ के लिए ही वैलिड है। अर्थ के बाहर एक बार आप चले गए, मून पे चले गए, तो कैपिटल जी तो वहां रहेगा, लेकिन स्मॉल जी बच्चों नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चों मेरी जानकारी? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को तुरंत बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बच्चों देखो यहाँ पे जो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू को निकाल रहे हैं। सपोज मैंने एक एप्पल माना m2 मास का। कितने मास का बच्चों? m2 मास का एक एप्पल है, और अर्थ का मास कितना है? m1। तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी। तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी? याद रखना, मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं? एप्पल और अर्थ का। तो एप्पल का मास कितना है? m2। अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी। अर्थ उस पर फोर्स क्यों लगाएगी? बिकॉज उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है। अब जो अगर कोई एप्पल है, उसका मास m2 है, तो उसका वेट कितना होगा बच्चों? m2g। कितना वेट होगा बच्चों? मास इंटू जी। इतना ही होता है ना। हम लोगों का वेट कितना है बच्चों? एम जी। हम लोगों का वेट कितना है बच्चों? एम जी। एप्पल का भी वेट कितना होगा? एम जी। लेकिन मैंने एम की जगह क्या लिखा है? m2 लिया है। एम की जगह क्या माना है बच्चों? m2 लिया है। तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m2g। मतलब m2g वो फोर्स है जो अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब सिंस एप्पल और अर्थ दोनों ब्रह्मांड के दो पिंड है। एप्पल बल्ब छोटा पिंड है, ऑल्दो एप्पल इज वेरी स्मॉल, बट है तो थोड़ा तो है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंस एप्पल और अर्थ ब्रह्मांड में लाया करते हैं, पूरे यूनिवर्स में लाया करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? इतना फोर्स लगाएंगे। यही तो हमने पहले पढ़ा है ना, कितना फोर्स लगाते हैं दो मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कैपिटल जी, m1 मतलब अर्थ का मास। m1 मतलब कितना, क्या होता है बच्चों? अर्थ का मास। अर्थ का मास होता है बच्चों 5.9 इंटू 10⁻²4। और ये m1 की जगह हो गया बच्चों अर्थ का मास। ये अर्थ का मास है। m2 की जगह एप्पल का मास, जो कि मैंने m2 ही माना है। एप्पल का मास बच्चों मैंने कितना माना है? m2 ही माना है, अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब एप्पल से अर्थ का डिस्टेंस। आर मतलब एप्पल से अर्थ, सॉरी एप्पल से, हाँ एप्पल से अर्थ का डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर एप्पल से अर्थ का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? वो तो पेड़ की लंबाई होगी। नहीं बच्चों, अगर हम अर्थ से एप्पल का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हम अर्थ के सेंटर से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे बच्चों? अर्थ के सेंटर से। ये देखो, जो डिस्टेंस आर लिया है वो सेंटर से सेंटर तक लिया है, तो अर्थ के सेंटर में आप लोग जाओगे। समझ पा रहे हो ना बच्चों? चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अर्थ तो काफी बड़ा होता है बच्चों। अर्थ तो काफी बड़ा होता है ऐसा, एप्पल काफी छोटा होता है। और ये जो है, ये पेड़ की लंबाई होगी ना बच्चों, ये अर्थ के ऊपर पेड़ होगा उसकी लंबाई होगी। लेकिन क्या वो लंबाई अर्थ की रेडियस से बड़ी होगी क्या? अगर आप अर्थ के अंदर घुस जाओ, अर्थ के सेंटर तक जाओ, और ठीक है, उसका कंपैरिजन कराओ पेड़ की लंबाई से, जहां पे एप्पल टंगा हुआ है, तो पेड़ की लंबाई तो नेग्लिजिबल होगी। अर्थ का अगर आप सेंटर तक जाओगे, धरती के केंद्र तक जाओगे, तो वो वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। मतलब बच्चों ये जो आर है, ये काफी ज्यादा होगा
और ये जो पेड़ की लंबाई है बच्चों, ये काफी कम होगी। ठीक है, तो ये काफी कम होगी, ये काफी ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग अर्थ के सेंटर से एप्पल के सेंटर तक का डिस्टेंस ले रहे हैं तो ट्री की लंबाई तो नेग्लिजिबल होगी। तो हम किसको केवल कंसीडर करेंगे? अर्थ की रेडियस को। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अर्थ की रेडियस। अब अर्थ की रेडियस कितनी होती है बच्चों? याद रखना, अर्थ की रेडियस होती है बच्चों 6.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों। अब आप लोग याद रखो, कैपिटल जी की जगह मैंने कैपिटल जी लिया है। m1 मतलब अर्थ का मास, बिकॉज फोर्स अर्थ लगा रहा है एप्पल के ऊपर, तो अर्थ का मास हो गया इतना 5.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। m2 मतलब एप्पल का मास, यहाँ पे भी m2 किसका मास है बच्चों? एप्पल का मास है। और जी, m2 इंटू जी क्या है? जो अर्थ फोर्स लगा रही है एप्पल पे। और यहाँ पे आर क्या है? अर्थ का रेडियस है, बिकॉज ट्री की लंबाई तो नेग्लेजिबल हो गई। तो अर्थ का रेडियस कितना है? 6.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने कैपिटल जी की वैल्यू कितनी बताई है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 5.9 इंटू 10⁻24 इंटू m2 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻6 m2 इंटू जी। ठीक है बच्चों, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो जी की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 9.8। कितनी निकल के आएगी बच्चों यहाँ पे? जी की, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो स्मॉल जी की जो वैल्यू आती है वो यहीं से निकल के आती है। किस कहाँ से निकल के आती है? जब हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ भी हमारा यूनिवर्स का एक पार्ट है और दो यूनिवर्स में, नहीं सॉरी, यूनिवर्स में दो पिंडों के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है Gm1m2/r²। और अर्थ हमारा यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बच्चों हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं? स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं, और वो वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षण बल होता है बच्चों, रिपल्सन फोर्स इसमें नहीं लगता। तो समझ पा रहे हो? कुल मिला के पूरे यूनिवर्स में दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लगता है, और ये फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आती है 9.8। और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क है? कैपिटल जी का यूज हम ऑल यूनिवर्स में करते हैं, लेकिन स्मॉल जी का यूज हम केवल अर्थ पे करते हैं। कैपिटल जी आपका एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जबकि स्मॉल जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो ये इसके डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, जानकारी पसंद आई बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही बच्चों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। हम लोग जल्दी ही हाजिर होंगे बच्चों में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार एंड टेक केयर।